Previous video, I have discussed development and what are the development goals of individuals. Today, we will discuss about national development. First, we have to know what is the meaning of national development. It refers to the ability of a nation to improve the lives of the citizens. It can be in the field of agriculture, industries, education, health, etc. हमने देखा नेशनल डेवलपमेंट क्या है, किसी भी देश का जो देश इम्प्रूव करता है अपने सिटीजन्स के जीवन स्तर को, चाहे वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करे, चाहे इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, हेल्थ में। बड़ी सिंपल सी बात है, देश किससे बनता है? पीपल्स से, लोगों से। तो जब देश के सभी लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो देश का डेवलपमेंट होगा। अब हमने देखा था कि डिफरेंट लोग डिफरेंट सोच रखते हैं डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट मीनिंग रखते हैं डेवलपमेंट का। यहाँ हम देखेंगे, इफ़ as we have seen earlier, individuals seek different goals, then their notions of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. देखिएगा, हमने देखा था अर्लियर, देख चुके हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंट गोल्स रखते हैं, उनका नेशनल डेवलपमेंट का नोशन, आइडिया अलग अलग है। तो इसलिए अगर हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की तो भी उनके आइडियाज़ अलग अलग होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हैं, जब सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज कीजिए आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, आप पीएम बन गए और आपको डेवलपमेंट करना है, और एज ए सिटीज़न भी आप डेवलपमेंट करने की सोचें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, सभी स्टूडेंट्स लगभग अलग अलग उत्तर देंगे। हो सकता है पहला स्टूडेंट ये कहे कि जो इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया के एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर देना चाहिए, नई से नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज होनी चाहिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, इससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। हो सकता है दूसरा कोई स्टूडेंट ये कहे कि नहीं, हमें इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान देना चाहिए, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नई नई इंडस्ट्री लगानी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जो प्रोडक्ट्स आएँ उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर अर्न करना चाहिए और देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। हो सकता है तीसरा स्टूडेंट ये कहे कि हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को इम्प्रूव करना चाहिए। अगले स्टूडेंट से पूछें तो वो ये कह सकता है, नहीं, हम तो ट्रेजरी सेक्टर की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट से ही देश का डेवलपमेंट होगा। या और कोई और भी विचार आ सकता है देश के डेवलपमेंट करने का। तो बहुत कोई कह सकता है कि हमें आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना है क्योंकि देश की सुरक्षा ज़रूरी है। कोई कह सकता है कि नहीं, हमें एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना है क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो लोगों का डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा, और जब मेंटल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा सिटीजन्स का तो कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करेंगे नेशन डेवलपमेंट की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव different as well as conflicting notions of a country's development। ये भी है, मैंने बताया डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नोशंस होंगे और कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे देश को, देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसके दिमाग में ये है कि जो बहुत संख्या में ज़्यादा हैं धर्म के लोग, उनका, उन धर्म वालों का देश में राज्य हो, उससे डेवलपमेंट होगा। और कुछ जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं वो तो धर्म को मानते ही नहीं, वो क्या कहते हैं, वो कहेंगे देश के वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए और धर्म होना ही नहीं चाहिए। तो डिफरेंट लोग हो सकते हैं, अपोजिट थिंकिंग रख सकते हैं। व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। अब सही रास्ता क्या होगा? सभी लोग अलग अलग विचार रख रहे हैं, फिर सही रास्ता कौन सा है? देखिएगा, जब कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो एक बात सोचनी चाहिए डिसीजन लेने वाले को कि उसका जो वर्क है
जो वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, उस वर्क से कितने लोगों को बेनिफिट होगा और कितने लोगों को नुकसान होगा। यदि बेनिफिट बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और नुकसान बहुत कम लोगों को हो रहा है, तो वो रास्ता ठीक है, वो निर्णय ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट है कि नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और फ़ायदा बहुत कम लोगों को हो रहा है, तो ये निर्णय ठीक नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपका जो कस्बा है, इसमें जो फुटपाथ है वो फुटपाथ बनी हुई नहीं है। उस फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं वो अपना सामान रखते हैं और लोगों के निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है। अब कोई एक चेयरमैन बनता है खुर्जा में या आपके कस्बे में, और वो क्या करता है कि उस फुटपाथ को खाली करवाकर फुटपाथ पर चलने के लिए लोगों के लिए निर्माण करवाता है। एक क्या कहते हैं, टाइल्स लगाकर अच्छी व्यवस्था करता है लोगों के पैदल चलने के लिए। अब देखिए, इस निर्णय से दुकानदारों को नुकसान होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक रोड पर जिस पर ये करवाया जा रहा है उस पर 5,000 दुकानदार हैं, सपोज कीजिए, उनको तो नुकसान हो रहा है। लेकिन कस्बे की जनसंख्या है 3 लाख, और जो वो 3 लाख लोग हैं उन्हें पैदल चलने का रास्ता मिल रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है। तो फुटपाथ बननी चाहिए, 5,000 लोगों का ही तो नुकसान है, बाकी लगभग 3 लाख लोगों का इसमें फ़ायदा है। तो निर्णय लिया जाना चाहिए, डेवलपमेंट है। अब हम देखते हैं, वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। कोई भी निर्णय लेना है तो यही सोच के लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और कम से कम लोगों का नुकसान हो। अब हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। भाई, विभिन्न देशों को और स्टेट्स को कैसे तुलना कर सकते हैं। देखिएगा, पूरे दुनिया के जो देश हैं उनके साइज एक से नहीं है, उनमें पॉपुलेशन अलग अलग है। इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते हैं 1 अरब 35 करोड़ है। दूसरी तरफ आपने बेल्जियम देखा, वहाँ पर केवल 2 करोड़ लोग रहते थे, 1 करोड़ लोग रहते थे। तो साइज भी अलग अलग है। अब इन देशों को हम कैसे तुलना कर सकते हैं। यू माइट, इससे पहले आपके दिमाग में एक बात आएगा, इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। जब सभी के लिए आइडिया अलग अलग है डेवलपमेंट का, तो फिर किस देशों को डेवलप्ड कहा जाता है और कुछ को अंडर डेवलप्ड क्यों कहा जाता है। भाई, सभी के आइडिया जब अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए कंपेयर करने के लिए एक आधार लिया गया इनकम, कि इनकम के आधार पर जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा वो डेवलप्ड और जिसकी कम वो डेवलपिंग। एक नॉर्मल सा एक अनुमान लगाया जाता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, तो वो डेवलप्ड होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने इनकम को ही आधार बना दिया कंपेयर करने का डिफरेंट कंट्रीज को। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स। देखिएगा, देशों को तो हम इनकम के आधार पर करते हैं। मैं बता देता हूँ, क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर उनको कंपेयर करते हैं फ्रेंडलीनेस के आधार पर, उनके स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के आधार पर, क्रिएटिविटी के आधार पर, जो मार्क्स उन्होंने लिए हैं उसके आधार पर। अब ये डिपेंड कब करता है, हम कब कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमें क्रिकेट टीम को चुनना है स्कूल की, तो हम जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा उसको नहीं रखेंगे क्रिकेट टीम में। यहाँ कंपेयर का आधार होगा कौन बेटर क्रिकेट खेलता है, जो अच्छा खेलता है उसको चुनेंगे, उनमें तुलना करेंगे। और जब बात करेंगे हम डिबेट कंपटीशन में टीम भेजनी है, तो हम उसको नहीं देखेंगे जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसी को भेजें, तो हम तुलना करेंगे किसकी बोलने की क्षमता कितनी अच्छी है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कंपेयर करने के लिए, और जो नेशंस हैं उनको कंपेयर किया जाता है किसके आधार पर, इनकम के आधार पर। अब बात ये आती है कि देश की इनकम होती क्या है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देशों को तुलना करने के लिए इनकम चाहिए। अब देश की इनकम क्या होगी, क्या देश कमाने जाएगा? नहीं, देश के मैं जाऊंगा कमाने के लिए, आपके फादर जाएंगे, यानी कि देश की जनता, जो देश की जनता की इनकम है वो टोटल जनता की इनकम जो है वो मानी जाती है देश की इनकम।
अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। अब किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और किसी की बहुत कम है, तो कंपेयर कैसे करें इनकम को हम? भाई गड़बड़ हो जाएगी। बस जिसके यहाँ पे संख्या में लोग कम हैं वहाँ की तो इनकम कम ही बैठेगी देश की, तो प्रॉब्लम है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया, पर कैपिटा इनकम। इनकम से नहीं, पर कैपिटा इनकम से हम कंपेयर करेंगे। लेकिन पर कैपिटा इनकम से भी कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो पहले तो खैर हम आपको बताएं, दिक्कत बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं पर कैपिटा इनकम क्या और किस तरीके से कैलकुलेट होगी। देखिएगा, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? Initiatively, the income of the country is the income of all resident of the country। देश के जितने नागरिक हैं सबकी। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला कोई नापा जाता है। अब भाई जो ठेली लगा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, उसकी इनकम को कैसे एसेस करेंगे? तो ये भी एक फॉल्ट आता है। अब देखें पर कैपिटा इनकम क्या है। द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम देश की कैसे निकालेंगे कि जो टोटल इनकम है कंट्री की उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम करते हैं। अब एवरेज इनकम ने ये ख़त्म कर दिया कौन सी वाली प्रॉब्लम कि किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है किसी की कम है, तो ये समस्या तो समाधान हो गया। अब देखते हैं इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। 2006 में जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई उसमें वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड एबव in 2004 are called rich countries and those with per capita income of 37,000 or less are called low income countries। देखिएगा 2004 का डाटा है ये, वो वर्ल्ड बैंक ने बताया जो कंट्रीज 4,53,000 पर एनम या उससे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम रखते हैं वो तो हैं रिच कंट्रीज़, और जो कंट्रीज 37,000 या उससे कम इनकम उनकी पर कैपिटा इनकम है वो हैं लो इनकम कंट्रीज़। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2004 वाज जस्ट ₹28,000 पर एनम। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, 2800 लिख गया है, ये 28,000 है पर एनम। तो हमने देखा ये 2004 का डाटा है। अब हम रीसेंट डाटा देख लेते हैं क्या है। ये 2017 का डाटा है। इसमें वो कंट्रीज़ जिनकी US डॉलर में इनकम 12,056 पर एनम है या इससे ऊपर है वो रिच कंट्रीज़ हैं, और वो कंट्रीज़ जिनकी US डॉलर में 955 या इससे कम है इनकम वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया यहाँ पर भी लो इनकम कंट्रीज़ में आ रहा है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। देखिएगा जो रिच कंट्रीज़ हैं लेकिन उसमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो शामिल नहीं हैं, उनको जनरली हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज़ हैं, अरब हुआ, ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी इनकम तो बहुत अच्छी है लेकिन इनको डेवलप्ड नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? मैंने आपको शुरू में बताया था इंडिविजुअल डेवलपमेंट में कि केवल इनकम ही डेवलपमेंट नहीं है, इनकम के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्वल ट्रीटमेंट था, एजुकेशन थी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए मिडिल ईस्ट में इनकम तो है लेकिन बाकी और फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अब देखें हम कंपैरिजन करते हैं टू कंट्रीज़ का, ठीक है। दो कंट्री हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। देखिएगा इन दोनों ही कंट्रीज़ में 5-5 सिटीजन हैं। कल्पना कर लेते हैं
में जो कंट्री ए है इसमें देखिएगा जो फर्स्ट सिटीजन है उसकी इनकम है 9,500, दूसरे की है 10,500, तीसरे की है 9,800, 10,000 है फोर्थ की, और फिफ्थ की इनकम है 10,200। अब इसकी हम एवरेज इनकम निकालें, कितनी आएगी? देखिए आप लोग निकाल कर, 10,000 आनी है। कैसे आएगी? हमने पांचों को टोटल किया, डिवाइडेड बाई 5, 10,000 आ गया। अब कंट्री बी देखिए, 500, 500, 500, 500 एंड 48,000। यहां पे भी एवरेज इनकम कितनी आई? 10,000 ही आई। अब देखिएगा एवरेज इनकम तो आ रही है बराबर, लेकिन जो कंट्री ए है इसमें इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कंट्री बी में जो इनकम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम तो बराबर आएगी, लेकिन हम कंट्री बी को कैसे डेवलप कह सकते हैं? वहाँ पर जो इनकम है वो कुछ लोगों तक ही केंद्रित है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसका। तो ये भी ज़रूरी है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात पता नहीं पड़ पाती है। आप देखें कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, जो देश जहाँ पर ना कोई रिच है ना पुअर है, सब इक्वल से हैं। तो हमने कंट्री ए देखा, वहाँ देखिए इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं चेयर्स पर सब मिलजुल कर। और जो गरीब कंट्री है जहाँ पर रिच और पुअर है, देखिएगा रिच तो बैठा है 4 चेयर पर और गरीब 4 बैठे हैं 2 चेयर पर। ये हालात रहते हैं। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. देखिएगा जब हम इंडिविजुअल बात करते थे तब भी हम इनकम के अलावा ये सारी चीज़ें देखते थे, जैसे सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट। इसी प्रकार से जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो भी एवरेज इनकम के अलावा हम और अन्य चीज़ों को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। अब इंडिया के ही 3 स्टेट देखें इस टेबल में, पंजाब, केरला और बिहार। देखिए पंजाब की पर कैपिटा इनकम दे रखी है 26,000 और केरला की दे रखी है 22,800 और बिहार की दे रखी है 5,700। यहाँ पर अगर हम इनकम के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे है और केरला मिडिल में आता है। लेकिन हम केवल बात इनकम की नहीं करेंगे, कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। वो देखें, देखिए कुछ न्यू टर्म्स हैं, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR. It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. ये क्या है कि एक साल में 1,000 बच्चे अगर पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे मर गए, ये वाली इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर के बच्चे जो लिटरेट हैं, लिटरेट का मतलब एजुकेटेड नहीं है, जो अपने साक्षर हैं, हस्ताक्षर करना जानते हैं, वो लिटरेसी रेट है। तीसरी टर्म आती है नेट अटेंडेंस रेशो, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group, कि कितने बच्चे 6 से 10 साल के स्कूल अटेंड कर रहे हैं, कितने %, यह नेट अटेंडेंस रेशो। अब इसके आधार पर इन तीनों स्टेट को कंपेयर करें हम, पंजाब, केरला और बिहार को, तो देखिए पंजाब में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 49, यानी कि 2003 का डाटा है। अगर 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 49 एक साल से पहले मर जाते हैं। केरला में केवल 11 मरते हैं 1,000 में से और बिहार में मरते हैं 60। अब लिटरेसी रेट देखें, पंजाब का 70% है, केरला का 91% है
और बिहार का 47% है। नेट अटेंडेंस रेशो देख लो, पंजाब 81 है, केरला 91 है, बिहार 41 है। तो आप देखिएगा कि बेशक जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें केरला पीछे था, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरला पंजाब से बहुत बेटर है, लिटरेसी रेट में केरला पंजाब से बहुत बेटर है, और नेट अटेंडेंस रेशो में भी केरला पंजाब से बेटर है। तो यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो केरला को ही ज़्यादा हम डेवलप मानेंगे, बेशक इनकम पंजाब की ज़्यादा हो। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़, पहले हम देखें हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। अब ये बेसिक ज़रूरतें जो फैसिलिटीज़ के क्या लेवल है कंट्रीज़ में, ये भी डिसाइड करता है किसी देश के डेवलपमेंट को। नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things। देखिएगा, अगर हम खाली पैसे की बात करें तो नॉर्मली आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, आपको जो मिलावटी दवाइयाँ हैं उनसे कोई नहीं बचा सकता यदि हम कोई एक ऐसी कम्युनिटी ना बनाएं जिसमें सब अलर्ट हो। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps। और ना ही पैसा तुम्हें ऐसी बीमारियों से बचा सकता है जो फैलने वाली बीमारियां हों, जब तक कि पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव मेजर्स ना अपनाए। जैसे आज समय कोविड है कितना ही पैसा हो और प्रिवेंटिव मेजर्स कम्युनिटी नहीं अपना रही है, मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं तो क्या होगा, कितने ही पैसे वाला हो बीमार पड़ेगा। तो पैसा ही केवल मापदंड नहीं है। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो एंड द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। देखिए ये भी वास्तविकता है, बहुत सारे हमारे जीवन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका ये है कि हम उस सर्विस को कलेक्टिवली यूज करते हों। आप कल्पना कीजिए, आप ट्यूशन पढ़ते होंगे बैच में जाकर कि एक ही टीचर 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो आप फीस देते होंगे 500 रुपये महीना। आप सपोज कीजिए आप ये चाहें कि वो टीचर आपको अकेला पढ़ाए या आप पढ़ने वाले अकेले हों, तो वो टीचर 500 रुपये में नहीं पढ़ाएगा, फिर आपसे वो 10,000 रुपये लेगा, महंगा पड़ेगा। कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो सस्ता है। ऐसे ही स्कूल है, मान लीजिए पूरे खुर्जा में या गांव में एक ही बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, अब स्कूल एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए चौकीदार का, रात को चौकीदार पहरा देता है तो कम से कम 100 या 200 मकानों के लिए एक चौकीदार होता है। अगर इंडिविजुअल हर मकान के लिए चौकीदार हो तो 20 या 25 रुपये जो वो लेता है उसमें वो चौकीदारी नहीं करेगा, कम से कम 5,000 रुपये एक घर से लेगा। तो कलेक्टिवली जब हम सर्विस लेते हैं तो वो सस्ती भी पड़ती है और सबसे अच्छा तरीका भी होता है वो। अब बात कर लेते हैं हम यूपी की। यूपी में देखें लिटरेसी रेट रूरल एरिया का, रूरल पॉपुलेशन का तो 52% है मेल का, और देखिए यूपी में केवल 19% लिटरेसी रेट है महिलाओं का गाँव में। लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 में देखें तो मेल में 68 है, वो भी फीमेल में केवल 39% है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल 64% मेल और 31% फीमेल।